कई बार ऐसा पैटर्न देखा गया कि कुछ बच्चे 1.5 साल की एज तक नॉर्मल प्रोग्रेस कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल की एज के आसपास उनमें कुछ रिग्रेशन देखा गया। कुछ मीनिंगफुल शब्द जो वो बोलते थे उन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। तो वहाँ उस एज में जाकर बहुत क्लियरली इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हो सकता है। किसी का बच्चा साल में बोल रहा है, किसी का 1.5 साल में बोल रहा है, किसी का 2 साल तक नहीं बोल रहा है। तो ज़्यादातर हम सोसाइटी में यही कहते हैं कि हर एक का अपना अपना टाइम है, तो वो भी बोल पड़ेगा। 1.5, 2, 2.5 साल की उम्र में अगर मेरा बच्चा प्रॉपरली बोल नहीं रहा है और उसमें ये सारे डेफिसिट भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक प्रोफेशनल ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम वेटेड इज टाइम वेस्टेड। सो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना, हम वो चीज़ में मेरे बच्चे की प्रॉब्लम अभी कम है या उसकी अभी तो एज भी छोटी है, अभी तो उसके ऊपर काफ़ी फर्क आ जाएगा। सो उसको अगर सही थेरेपी मिल जाए, सही मैनेजमेंट मिल जाए, सही पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बीच में मिल जाए, तो उनमें से कुछ बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बाय बर्थ होती है। ओके सर। लेकिन इसका पता चलता है तकरीबन 1.5 से 3 साल की एज के बीच में। ठीक है। कई बार ऐसा पैटर्न देखा गया कि कुछ बच्चे 1.5 साल की एज तक नॉर्मल प्रोग्रेस कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल की एज के आसपास उनमें कुछ रिग्रेशन देखा गया। कुछ मीनिंगफुल शब्द जो वो बोलते थे उन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। तो वहाँ उस एज में जाकर बहुत क्लियरली इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हो सकता है। ठीक है सर। पहचाने कैसे में इसकी 3 कैटेगरीज हैं, इसको जो समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन डेफिसिट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर जो बच्चे होते हैं वो अपने उम्र मुताबिक या तो उनके पास शब्द नहीं होते, और अगर शब्द होते भी हैं तो उनको प्रॉपरली वो कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है। सिर्फ मीनिंगफुल बात करते हैं या वन वर्ड बात करते हैं, समझते सब कुछ हैं लेकिन बोलचाल प्रॉपर नहीं करते हैं। दूसरा सोशलाइजेशन डेफिसिट, मिक्सअप नहीं होते। जैसे उनकी उम्र के बाकी बच्चे दूसरे बच्चों के बीच में एक पीयर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या कोऑपरेटिव प्ले करते हैं या मिक्सअप होते हैं, वैसे मिक्सअप नहीं होते बड़ों के साथ और बच्चों के साथ। तीसरी चीज़ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, कोई भी कुछ अलग तरीके के व्यवहार हो सकते हैं जिसमें से कई सेंसरी इश्यूज होते हैं। कई बच्चे ज़रा सी आवाज़ के ऊपर कान पर हाथ रख लेते हैं, कोई बच्चे कुछ चीज़ों को स्मेल करते रहते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने पर हैंड फ्लैपिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी टो वॉकिंग करते हैं यानी कि एड़ी उठाकर चलना, या चीज़ों को लाइन में लगाते रहना, या आंखों के कॉर्नर से देखना। बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होते हैं। ये सारे बिहेवियर एक ही बच्चे में सारे नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। सो स्पेक्ट्रम का मतलब है वेरिएबिलिटी, यानी एग्जैक्टली कि 1 to 100, यस, कि एग्जैक्टली ये जो सिम्टम्स हैं ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। ठीक है। लेकिन 3 चीज़ों का होना एज अ पैटर्न बहुत ज़रूरी है इसको हमें डायग्नोसिस बनाने के लिए। सबसे पहला कम्युनिकेशन, दूसरा सोशलाइजेशन, तीसरा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। ये 3 चीज़ें अगर किसी एक बच्चे में एज अ पैटर्न नजर आ रहे हैं तब हम बोलेंगे कि बच्चा सस्पेक्टेड हो सकता है। और सर अब कॉमनली प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा अगर 1.5 साल तक बोल नहीं रहा, किसी का बच्चा साल में बोल रहा है, किसी का 1.5 साल में बोल रहा है, किसी का 2 साल तक नहीं बोल रहा है। तो ज़्यादातर हम सोसाइटी में यही कहते हैं कि हर एक का अपना अपना टाइम है, तो वो भी बोल पड़ेगा। ये कॉमनली भी हो सकता है जी, ये डिफरेंस होएगा? नहीं, बिल्कुल इसमें खाली ना बोलना ऑटिज्म नहीं है। हाँ, पहले तो आप ये समझे। ठीक है। और ये वैसे भी हम ये बहुत बार सुनते आए हैं कि ये कोई बात नहीं जी, वो बच्चे का फलाने का बच्चा 3 साल में बोला था, उसका तो 4 साल में बोला था, ये तो भी 2.5 साल का है, आप क्यों चिंता कर रहे हो। या फिर किसी का बच्चा स्कूल गया उसके बाद बोला। कई बार तो ये भी कहते हैं इसके पापा भी लेट बोले थे, आप इतनी टेंशन मत करो। कई बार तो बोलते थे लड़का है, लड़के देर से बोलते हैं, तंदुआ चेक करवा लो, स्कूल में भिजवा दो, इसके साथ सिर खपाई बढ़ाओ, बोल पड़ेगा, क्यों टेंशन ले लो। ये सारी बातें कॉमन मिथ है ना कि नानके से बादाम ले लो तो एग्जैक्टली कि वो बादाम खिला दो, कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल सही है, कौवे का जूठा खिला दो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। ये सारी बातें ना सही हैं अगर प्रॉब्लम सिर्फ स्पीच में हो, तो हो सकता है कि कई बच्चे लेट होते हैं। ठीक है। ऑटिज्म खाली स्पीच का डिले होना नहीं है, यहाँ 3 चीज़ों का पैटर्न होना जरूरी है। अगर मेरा बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर सस्पेक्टेड है तो वो खाली स्पीच पे नहीं शो करेगा सिम्टम्स, उसके वो पॉइंटिंग भी नहीं होगी। वहाँ आप एक पैटर्न देखेंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे पॉइंट नहीं करते, वो हाथ को ट्रैक करते हैं। उनसे चीज पूछे तो ऐसे पॉइंट नहीं करेंगे। तो इवन वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी नहीं है। अच्छा, ऑटिज्म वाला बच्चा दोनों में नहीं है? काफी मतलब स्पेक्ट्रम है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि उनकी स्पीच डिले के साथ साथ पॉइंटिंग भी नहीं होती है। ठीक है। वो सोशलाइजेशन भी नहीं कर रहे होते हैं। अब जिसकी खाली स्पीच डिले होती है
वो बच्चे आपस में बहुत मिक्सअप होकर खेलते हैं, और कई बार तो वो बच्चे आप देखेंगे जिनकी स्पीड ले होती है वो आ ऊ करके भी बहुत सारे इशारों से बात कर सकते हैं, और उनमें किसी भी तरीके का कोई खास सेंसरी पैटर्न देखने में नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी बच्चे में स्पीच के साथ साथ अगर ये चीज़ों में भी अगर कोई डेफिसिट हमें नज़र आ रहा है या ऐसा कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, तो फिर ये स्पीच डिले नहीं है, ये हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। अब यहाँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी, वो कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके से अगर हमें लग रहा है कि 1.5, 2, 2.5 साल की उम्र में अगर मेरा बच्चा प्रॉपरली बोल नहीं रहा है और उसमें ये सारे डेफिसिट भी नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक प्रोफेशनल ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम वेटेड इज़ टाइम वेस्टेड। तो हमें इसके ऊपर हमारी सोसाइटी में यही होता है ना कि नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पता नहीं क्या बोल देगा, तो पहले डर जाते हैं। स्वाभाविक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा नेचुरल है। किसी भी पेरेंट को ये चीज़ होना कि मेरे बच्चे को स्पेशल नीड है, ये एक्सेप्ट करना या ये मतलब उस तरीके से सोचना ही अपने आप में बहुत घबराहट वाला होता है। सो मैं उन इमोशंस की, उन थॉट्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक तरीके का हम अपने आप में डिनायल में चले जाते हैं, ये 2, 4, 6 महीने तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर हमारा डिनायल जाता है तो मुझे लगता है कि वो बच्चे का और परिवार का दोनों का नुकसान होता है। फिर चाहे वो कितना ही हमें हार्ड क्यों ना लग रहा हो, हमें लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं टालना चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि नहीं है, हमें जल्दी नहीं करनी, हमें बच्चे को लेबल, मैं एज ए प्रोफेशनल भी नहीं कहूँगा कि बच्चे को जल्दी लेबल कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोफेशनल ओपिनियन ले लेते हैं, और अर्ली इंटरवेंशन करके बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही कवर अप हो जाती हैं। तो अगर पहले आपके पास कोई बच्चा आता है तो उसको आप पहले कितनी देर लगाते हो कि हाँ भी इसको जांच जब कर रहे हो क्या ये ऑटिज्म वाला बच्चा है या नहीं है, या थोड़ा डिले भी करते हो? जैसे आपने कहा कि एकदम से आप लेबल नहीं करना चाहते ना, तो कितना टाइम आप तकरीबन लेते हो उस चीज़ के लिए, या क्या कौन से सिम्टम्स फाइंड आउट करते हो उसमें? मैं अगर अपनी ही प्रैक्टिस की बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चा मेरे पास आता है तो पहले हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चे को प्ले एरिया में भेजते हैं, उसके प्ले एरिया में ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर हम पेरेंट्स से एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेते हैं, फिर उन चीज़ों को हम समझकर देखने की कोशिश करते हैं कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है तो इसके और क्या रीज़न हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं था सोशलाइजेशन का मौका नहीं मिला, कहीं ऐसा तो नहीं था पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, बच्चे के ऊपर ज़्यादा कोई इंटरेक्शन या स्ट्रक्चर्ड एक्सपोजर नहीं हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उन सबको जमा घटा करके पहले हम ये देखेंगे कि बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट में क्या दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आते ही बच्चे को पहले लेबल कर दो, पहले हम ये वाले फैक्टर्स को रूल आउट, रूल इन कर लें, और फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, और 2, 4, 6 महीने में चेक कर लें। अगर मेरा बच्चा उन सब चीज़ों से निकल जाता है, जैसे ही हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में थेरेपी देते हैं या स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस के हिसाब से पेरेंट्स काम करते हैं, अगर मेरा बच्चा 2, 4, 6 महीने में ठीक हो गया तो खत्म हो गई बात। हमें डायग्नोसिस के लिए जल्दी करनी ही क्यों है, लेकिन इंटरवेंशन के लिए करनी है। वैसे ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग है? देखिए, अगर मैं सीधी बात करूँ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही कहती है कि किसी भी तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, लेकिन इसके अंदर एक अलग से एक होप है, जिसमें कि मैं बिल्कुल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत सारे जर्नल्स में पब्लिश्ड ये स्टेटमेंट को कोट करना चाहूँगा, जो ये कहते हैं कि अगर ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जल्दी पकड़ी जाती है, उसको सही मैनेजमेंट मिल जाती है, पेरेंट्स की सही इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इनमें से कुछ बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है ना कि अगर वो 1 नंबर से लेके 100 में किस कैटेगरी में आ रहा है। यही मैं बताने जा रहा था कि ये जो एक चीज़ है ना, इसी स्टेटमेंट में थोड़ी सी हमारी नाउमीदी भी है और बहुत बड़ी उम्मीद भी है। नाउमीदी ये कि वो ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे बाहर आ जाते हैं, यानी कि सब बच्चे नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद ये आती है कि उन कुछ में मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता है। सो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर लें, क्या पता हम वो चीज़ में मेरे बच्चे की प्रॉब्लम अभी कम है, या उसकी अभी तो एज भी छोटी है, अभी तो उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। सो उसको अगर सही थेरेपी मिल जाए, सही मैनेजमेंट मिल जाए, सही पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बीच में मिल जाए, तो उनमें से कुछ बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। ठीक है। और सर ये पहले जब हम स्पेक्ट्रम के नंबर की बात करें 1 to 100, जी, हमारे पास IQ का भी नंबर होता है। आर दीज थिंग्स कनेक्टेड, ऑटिज्म एंड IQ? यस, मैं कह सकता हूँ कि इसका इंटरप्ले होता है, लेकिन IQ एंड ऑटिज्म ये बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं। ठीक है। इंटरप्ले इसलिए हो सकता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले तो हम ये समझें कि IQ और ऑटिज्म में डिफरेंस क्या है। जी। IQ का मतलब समझ, बुद्धि। बिल्कुल। मेरी कितनी समझ है, मेरी उम्र अगर आज मान लीजिए 3 साल 8 महीने का मैं हूँ, तो क्या मेरी जो समझ या जो मेरी फंक्शनिंग जो इस समय जो एज है वो 3 साल 8 महीने के बच्चे जितनी है, या वो पीछे जा रही है?
क्या ये 2 साल 10 महीने जितनी आ रही है या 1 साल 6 महीने जितनी आ रही है? कितनी? जितनी मेरी परफॉर्मेंस और जितनी मेरी समझ अपनी एक्चुअल उम्र से पीछे जा रही है वो आईक्यू डेफिसिट है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे आईक्यू की प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ऑटिज्म का आईक्यू से इससे कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ऑटिज्म अपने आप में एक सेपरेट कंडीशन है जिसमें मैंने आपसे बताया 3 चीजें, प्रॉपर बोलचाल नहीं, प्रॉपर मेलजोल नहीं और कुछ अलग तरीके का व्यवहार। ठीक है, ये 3 चीजें ऑटिज्म है। बट यस, इनमें इंटरप्ले इस तरीके से है कि अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म का जो स्पेक्ट्रम ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम की जो हम बात कर रहे हैं, किसी बच्चे में जितना कम ऑटिज्म का स्कोर होगा और जितना हाई आईक्यू होगा उतनी प्रॉब्लम कम मानी जाएगी। ओके, कंपैरेटिवली एंड वाइस वर्सा। अगर ऑटिज्म का स्कोर बहुत ज्यादा है और आईक्यू का स्कोर बहुत डाउन है तो उतनी प्रॉब्लम बड़ी मानी जाएगी। तो ये इंटरप्ले हम इस एंगल से कह सकते हैं, लेकिन आईक्यू अलग है, ऑटिज्म अलग है। ऑटिज्म हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्लो प्रोग्रेस ऑफ द ब्रेन कि नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज है। स्लो प्रोग्रेस ऑफ ब्रेन मुझे नहीं लगता कि ये एक राइट वर्ड होगा। ओके, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन का मतलब ये है कि जब ब्रेन अर्ली स्टेजेस के अंदर डेवलप हो रहा है जी, तो उसकी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि सर्किटिंग, जिसे हम अगर आम भाषा में समझना चाहें तो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, जी, वो आपस में जुड़ के सर्किट्स बनाते हैं। हाँ जी, तो वहां जो पाथवेज बन गए हैं उनमें कुछ फॉल्ट है। हालांकि इसका भी बहुत क्लियर कट हमारे पास कोई फ्रेमवर्क या ऐसा कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है कि हम एमआरआई में देख लें या हम किसी और ऐसी टेक्निक में देख लें कि हमें वो फ्रेमवर्क पता चल जाए। ये नहीं है, ये जस्ट एक तरीके का थ्योरेटिकल हम इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जो न्यूरल वायरिंग है उसके पाथवे में कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि हमारे बच्चे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट या सोशलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे जैसे वैसे सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो, हम उनको इस कैटेगरी में नहीं उठा रहे ना। वो उनका टेम्परामेंट हो सकता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाले होते हैं, कई बच्चे थोड़े ज़्यादा शाई होते हैं। सो हर चीज़ अलग है। जैसे मैंने कहा कि खाली स्पीच अपने आप में ऑटिज्म नहीं है जी, ऐसे ही खाली लैक ऑफ सोशलाइजेशन अपने आप में ऑटिज्म नहीं है। ठीक है। सो ये बहुत सारे सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर अलग चीज़ है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अलग चीज़ है, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है। यही जो 3 चीज़ें आपने बताई, यही रेड फ्लैग्स हैं या इनके अलावा भी और कोई भी रेड फ्लैग्स हो सकते हैं? नहीं, ये तो हो गए डोमेन्स, ओके, ये तो डोमेन्स हो गए। ठीक है रेड फ्लैग्स का मतलब तो यही हो गया कि कौन से अर्ली साइंस हैं जी, जिनसे हमें पता चलेगा। जी, तो अर्ली साइंस तो यही हो गया कि मेरा बच्चा प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ओके, या वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा, या मेरे नाम से, मैं उसको जब नाम से बुलाता हूँ तो वो पलट के नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ वो एड़ी उठाकर भी चल रहा है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी जो रेड फ्लैग्स माने जाएंगे। पर अब एडी उठा के अगर नहीं चल रहा, वो टो वॉकिंग कर रहा है, yes. तो वो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल अलग चीज़ है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब हो गया कि एनर्जी ज़्यादा है, जंपिंग ज़्यादा है। तो तभी मैंने आपसे ये कहा कि हमें कोई भी एक सिम्टम नहीं, ऑटिज्म नहीं है। ठीक है, ये सभी सिम्टम्स सभी बच्चों में नजर आ सकते हैं, लेकिन किसी में कोई सिम्टम्स, किसी में कोई सिम्टम्स, किसी में कोई। अगर एक ही बच्चे में ज़्यादा एज अ पैटर्न आ रहा है तो सस्पेक्टेड हो जाएगा। स्पीच रिग्रेशन क्या है सर? स्पीच रिग्रेशन एक ऐसी चीज़ रिपोर्ट की जाती है जब बहुत सारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पहले बोलता था, अचानक उसने बोलना बंद कर दिया। ये कई बार, सब बच्चों में नहीं, लेकिन कई बार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के कुछ बच्चों में ये पैटर्न देखा गया है। ठीक है, 1.5-2 साल की एज के आसपास एक स्पीच रिग्रेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं है, हालांकि हैं कि किस तरीके से साइनेप्टिक प्रूनिंग वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत टेक्निकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊँगा। सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्पीच रिग्रेशन का मतलब था कि पहले बच्चे को बुलाते थे, आई कांटेक्ट करता था, नेम रिस्पॉन्स कर रहा था, मम्मा पापा एक एक दो शब्द उसने मीनिंगफुली बोलने शुरू भी कर दिए थे। लेकिन अचानक एक टाइम आया जिसमें हमने देखा कि वो रिग्रेस करता चला जा रहा है और उसने वो सब चीज़ें करनी बंद कर दी हैं जो वो पहले कर रहा था, और अब उसके सीखने का पैटर्न कुछ चेंज हो गया है। ये एज जनरली देखी गई है कि 1.5 से 2-2.25 साल के अंदर अंदर हम लोग जनरली देखते हैं। इसको स्पीच रिग्रेशन बोलते हैं। ये एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो सकता है ऑटिज्म का, जिसमें कि बच्चा अब एक अचानक, हाँ, इसमें कई बार हमें पेरेंट्स ये अपना कोरिलेट करते हैं, कई बार वो किसी गिल्ट ट्रैप में भी एक तरीके से चले जाते हैं। वो कहते हैं जी उस समय हमने
हमने शिफ्ट कर लिया था, हम बच्चे को वहाँ ले गए थे, या बच्चा उस समय बुखार में आ गया था, या बच्चे को हमने कोई हमारे घर में कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी, उसके बाद से बच्चा चुप हो गया, या हमने इसको एक दवाई दी थी उसके बाद से हो गया, या हमने कोई वैक्सीन दिया था उसके बाद से हो गया, वो ना बाद में एक तरीके से कोरिलेट करते हैं। किसी भी चीज़ का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये क्योंकि ऑलरेडी नेचुरली बच्चा था। इट वाज, शायद मैं यही बोलूँगा, इट वाज डेस्टाइन्ड, ये होना ही था। लेकिन वो उस टाइम के ऊपर आप कोरिलेट कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे, तो वो जस्ट हम कुछ हाइपोथेटिकल्स बना लेते हैं, लेकिन किसी बिना खास ऐसे क्लियर कारण के भी स्पीच रिग्रेशन कई बार देखा जाता है।